अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हवाले से है। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई बंदा कोई काम करता है या किसी गोल को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसी तरह जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके जरिए आप अपने फाइनेंशियल गोल तक आप पहुंच सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने ऑलरेडी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से बात की हुई है। उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं पीटर लिंच। उनकी किताबों से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है जमा करके आपकी खिदमत में लाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो उन सब की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जो पॉइंट्स है वो मैं आपके खिदमत में आज लेके आया हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने अभी रेफरेंस दिया कि पीटर लिंच के हवाले से, तो इसकी एक किताब है वो आपने ज़रूर पढ़ना है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वंस अपॉन इन वॉल स्ट्रीट। तो ये जो किताब है बहुत बेहतरीन किताब है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से और स्टॉक पिकिंग के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास टाइम है तो इस किताब को आपने ज़रूर पढ़ना है। तो चले दोस्तों हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी के हवाले से वो है जनाब, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। यानी आपने उन सेक्टर में इन्वेस्ट करनी है जिन सेक्टर को आप अच्छे तरीके से जानता हो। मसलन एक बंदा फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करता है या जॉब करता है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर की जो बिजनेस मॉडल है या उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में वो अच्छे से जान सकता है। तो वो जो बंदा फर्टिलाइजर सेक्टर में जॉब करता है वो उस सेक्टर के बारे में मालूमात रखता है, तो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है कि वो फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्ट करे या फर्टिलाइजर के कंपनीज में इन्वेस्ट करे। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यानी जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन होते हैं तो आपका जो हराइजन है यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ता या एक साल इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, आपने कंपनी में जितने भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपने सेल करके आप निकल गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पीटर लिंच का कहना है कि स्टॉक मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। यानी कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बहुत अहम पॉइंट है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने स्टॉक मार्केट में इन होना है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज स्कटलबर्ट अप्रोच। अच्छा, ये जो स्कटलबर्ट अप्रोच है पीटर लिंच के मुताबिक, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हवाले से। स्कटलबर्ट अप्रोच का मतलब ये है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करनी हो उसके बारे में आपने तमाम मालूमात, जहाँ जहाँ से आपको मालूमात मिल सकती है वो आपने लेके आनी है। आपको जो है इस कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें एक ख़ास रिसर्च करनी चाहिए। इसमें नंबर 1 ये है कि आप इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। जो लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीटर लिंच कहता है वो ये कहता है कि जो कस्टमर है यानी जिस कंपनी के प्रोडक्ट जो कस्टमर ख़रीदता है तो उन कस्टमर की क्या राय है। अगर वो कस्टमर कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको बहुत सराहते हैं तो लाजमी तौर पर आप इस कंपनी में इन होनी चाहिए आपको या फिर इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ। दैट इज बीवेयर ऑफ मार्केट नॉइस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स में से है कि जब हम मार्केट में इन होते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट का जो नॉइस है, आप यूँ समझ लें कि जैसे लहरें उठती है समंदर में, कि लहर ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। इसी तरह मार्केट का भी एक नॉइस होता है जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है, यानी मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। मार्केट में अच्छे न्यूज़ भी आते हैं, बुरे न्यूज़ भी आते हैं, लेकिन आपने इन न्यूज़ के बेस पे आपने काम नहीं करना है, बल्कि आगे हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए उसके फंडामेंटल के बेस पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आपने मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से आपने अपना माइंडसेट नहीं बनाना है कि हमने खरीदना है या बेचना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम पांचवें पॉइंट्स की तरफ। दैट इज अवॉइड हॉट स्टॉक्स इन हॉट इंडस्ट्रीज। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है स्ट्रेटजी के हवाले से। यानी आपने स्टॉक मार्केट में उन स्टॉक से आपने बचना है
जो कि बहुत ज़्यादा सबके ज़बान पे हो, यानी वो इंडस्ट्री हर कोई बंदा उस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हो, हर कोई बंदा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हो। अब लेट सपोज कि हम बात करते हैं एग्रो फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है इस वक्त हार्ड इंडस्ट्रीज में शुमार होता है और उसमें एग्रो फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र है और बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं जो कि हार्ड स्टॉक्स हैं, इनका नाम है। तो आपने इससे अवॉइड होने का मतलब ये है कि आपने फ़िलहाल इसमें ख़रीदारी नहीं करनी, लेकिन आप इन स्टॉक में जो कि अच्छे डिविडेंड देते हैं उनमें आपने उस वक्त ख़रीदारी करनी है जब आपको एक बार्गेन प्राइस मिल रहा हो। और बार्गेन प्राइस आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपका जो इंडेक्स है या स्टॉक मार्केट है वो बहुत डल हो या बहुत नीचे आ चुका हो, उस वक्त आपको एक बार्गेन प्राइस मिलेगा, तो उस वक्त आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ इन्वेस्ट इन सिंपल कंपनीज। ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट्स में से है जो कि मुझे ज़ाती तौर पर लगा कि आपने हर उस कंपनी के पीछे आपने नहीं जाना है जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं या आपको यूट्यूब पे लोग बात कर रहे होते हैं। इवन मेरे चैनल पे जिन कंपनीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, आपने उन कंपनीज़ में नहीं जाना है, बल्कि आपने ये देखना है कि आपको जौन सा कंपनी समझ में आ रहा है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ में आ रहा है। मसलन हम मिसाल लेते हैं कि ट्रीट कंपनी। अब ट्रीट कंपनी बहुत सिंपल सी कंपनी है, हमें पता है कि जो ट्रीट है वो बेसिकली रेजर बनाता है, ब्लेड्स वगैरह बनाते हैं, तो हमें पता है कि यार ये सिंपल आपके पास एक प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, तो इसमें हम बात करते हैं लुक फॉर कंपनीज विथ निश। ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आपने ये देखना है कि जो कंपनी का निश है वो क्या है। निश का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या है, क्या ये मल्टी प्रोडक्ट बनाता है, ये इसका एक खास प्रोडक्ट है। मसलन हम फर्टिलाइजर की बात करें, अब फर्टिलाइजर में हमें पता है कि जो फर्टिलाइजर कंपनी है फर्टिलाइजर जो है वो सेल करता है, तो ये सिंपल सा इसका एक निश है कि ये फर्टिलाइजर सेक्टर में। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट्स की तरफ, दैट इज फाइंड अ स्टोरी लाइन टू फॉलो एज अ वे ऑफ मॉनिटरिंग अप कंपनी। ये एक बेहतरीन पॉइंट में से है जो कि मुझे ज़्यादा तौर पर बहुत पसंद है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं या किसी सेक्टर में आप जाते हैं या स्टॉक मार्केट में आप ऑलरेडी इन है या न्यू कमर है, तो सबसे जो पहला जो आपने काम करना है वो आपने एक स्टोरी लाइन आपने फाइंड करना है उस कंपनी का और उसी को आपने फॉलो करना है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे कि भाई ये स्टोरी लाइन क्या है। अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मसलन एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड EPCL, और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जिन कंपनीज का मैं नाम ले रहा हूँ ये यहाँ पे कोई बाय कॉल या सेल कॉल आपके लिए नहीं है, तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपने रिस्क के हिसाब से आपने खुद फैसला करना है। आपने अभी आगे पॉइंट आएगा कि आपने दूसरों के बातों में आके आपने स्टॉक पिक कभी भी नहीं करनी है। इवन कि जो मेरे वीडियोस हैं उसमें जिन स्टॉक को हमने मेंशन किया है उसके बेस पे भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपने खुद अपना जो रिसर्च है, आपका माइंड क्या कहता है उसके बेस पे आपने, और आपका जो रिस्क लेवल है वो क्या है उस बेस पे आपने इन्वेस्ट करनी है। अच्छा जी, तो हम स्टोरी लाइन को ज़रा समझना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी लाइन है वो क्या है। तो जैसे अभी मैं EPCL की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी बनाते हैं EPCL के लिए। अब पहला जो पॉइंट है EPCL के लिए जो मैं स्टोरी लाइन बना रहा हूँ, मिसाल आपको दे रहा हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि जो एग्रो पॉलीमर है वो PVC रेजिन बनाता है, यानी PVC में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो बनाते हैं जो कि पाइप और फिटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। यानी पाइप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है EPCL जो है बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पे मैं अपना स्टोरी लाइन बनाऊंगा कि जो पाइप है या जो फिटिंग रिलेटेड जो प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे डेली लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पाइप वगैरह। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी जो पॉइंट है स्टोरी लाइन में मैं ये कहूँगा कि जो PVC बनाने वाले कंपनीज है पाकिस्तान में कितना है, तो मैं यहाँ पे मेरा एक जो पॉइंट है उसमें इजाफा हो जाएगा स्टोरी लाइन के लिए कि पाकिस्तान में जो एग्रो पॉलीमर है वो ये वाहिद कंपनी है जो कि PVC रेजिन बनाते हैं जो कि पाइप बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टोरी है उसका दूसरा पॉइंट आ गया कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में इसके लिए कोई कंपटीटर नहीं है, सिर्फ यही वाहिद कंपनी है जो कि PVC जो है रेजिन बनाता है। ये स्टोरी लाइन का हमारा
2 हो गया। उसके बाद मैं तीसरा जो पॉइंट बनाऊंगा स्टोरी लाइन के लिए वो ये है कि भाई पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो उसने भी बढ़ना है। जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो लाजमी तौर पर आपके पाइप वगैरह है उसके सेल्स में ग्रोथ होनी है। ये मेरा जो है तीसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं फिर स्टोरी लाइन बनाऊंगा कि जो पीवीसी है वो इस वक्त जो है पूरी वर्ल्ड में इसका जो मार्जिन है वो कम हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्टोरी लाइन बना रहा हूँ कि पीवीसी का जो मार्जिन है वो अल्टीमेटली दुनिया में, क्योंकि पीवीसी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में भी इसने बढ़ना है, तो यहाँ पे मेरा जो है वो एक स्टोरी लाइन बनेगा। अब इस स्टोरी लाइन के ज़रिए मैं क्या करूँगा, डिसाइड करूँगा कि जो मैं कंपनी है इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसी तरह आपने भी जब भी किसी कंपनी के बारे में आप बात करें या सोचें तो आपने सबसे पहले एक स्टोरी बनाना है कि ये जो कंपनी है वो काम क्या करता है, इसके कंपटीटर क्या है, आने वाले वक्तों में इसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो सकती है, ये जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट क्या है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो इस तरह आप एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं और आपने उस स्टोरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसी स्टोरी लाइन के बेस पे आप उसी कंपनी को मॉनिटर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सो दैट इज लुक फॉर कंपनीज दैट कंसिस्टेंटली बाय बैक देयर ओन शेयर्स। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ आते रहते हैं, नोटिस आते रहते हैं कि भाई फलाना कंपनी जो है बाय बैक कर रहे हैं। बाय बैक का एक्चुअली मतलब ये है कि जो कंपनी है वो शेयर्स को शेयर होल्डर से खुद ही खरीद लेता है, यानी कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अपने शेयर को वापस ले लेते हैं। अब वापस लेने के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट रेट पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि आप उन कंपनीज में आप जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जो कंपनी हमेशा मुस्तकिल या बाज़ औक़ात जो है कंपनी क्या करता है अपने शेयर को बाय बैक करता है। तो यहाँ पे बाय बैक करने से क्या होता है दोस्तों, तो जो रिसर्चर और जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनका कहना है कि बाय बैक करने से क्या होता है कि जो कंपनी ने शेयर फ्लोट किया हुआ है मार्केट में तो उससे क्या होगा कि उसके नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा तो कंपनी के अर्निंग्स में इजाफा हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये जो करंट प्राइस है ये बाइंग प्राइस है, या वो समझते हैं कि जो करंट प्राइस है कंपनी का, उसके कंपनी का वो बहुत ही नीचे आया हुआ है, ये आगे आने वाले वक्तों में ऊपर जाएगा या फिर कंपनी के जो अर्निंग्स है उसमें मजीद इजाफा होना है। तो जो ओनर है वो अपने शेयर को बाय बैक करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट जो है बाय बैक से रिलेटेड हो गई और इसी बेस पे जो इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि आपने उन कंपनीज को देखना है जो कि अपने शेयर्स को बाय बैक करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक जो है अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्ट इफ इट डज नॉट अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ इफ यू लॉस। इस पॉइंट को समझने से पहले चैनल पे हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो इस पॉइंट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, या इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने स्टॉक मार्केट में जब आपने इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में आप सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करें या आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो यहाँ पे एक बात दोस्तों आपने जहन में रखना है कि आपने उतना ही अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है। ये बात आप दोबारा सुन लें, आपने स्टॉक मार्केट में उतना ही अमाउंट या पैसा जो है आपने इन्वेस्ट करनी है जिस पैसे के लॉस होने से, यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके लॉस होने से आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसके ऊपर कोई असर ना हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ज़मीनें बेच के, आपने सारी चीज़ें बेच के आपने इन्वेस्ट कभी भी नहीं करनी है, बल्कि आपने ये देखना है कि मेरी जो मंथली एक्सपेंसेस है, घर के अखराजात है, बच्चों के फीस है या और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, वो मैं कहाँ से पूरा कर रहा हूँ। क्या वो मेरी जो जॉब है या मेरी जो बिज़नेस है वहाँ से पूरा हो रहा है।
उसके बाद आपने ये देखना है कि कितने अमाउंट से आपका जो मंथ एक्सपेंस है वो पूरा हो रहा है, तो उस अमाउंट को तो आपने इन्वेस्ट करना ही नहीं है। उसके बाद जो आपके पास, यानी आप कहते हैं कि मसलन आपका जो मंथली जो खर्चा है वो 50,000 है, तो 50,000 आपने घर के खर्च के लिए रखना है। उसके अलावा जो आपके पास सेविंग्स है उसको आपने स्टॉक मार्केट में डालना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपने सारा जो आपके पास पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डाले, बल्कि आपने हमेशा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किया। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों।